Good morning, students. We are continuing in our lecture series about the specific or acquired immunity. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज इम्यूनिटी और किस तरह की दो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड. सो टू इन कंटिन्यूइंग दैट लेक्चर, दिस इज द लेक्चर ऑफ स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इम्यूनिटी जैसे पहले मैंने बताया था कि इट इज अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय आवर बॉडी इटसेल्फ, राइट. हमारी बॉडी हमें एक स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन पार्टिकल्स, और उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं. इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक है नॉन स्पेसिफिक या इनेट, दूसरी है स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो लेट्स सी व्हाट इज दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं. और ये किसी भी होस्ट में या किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप होती है जब he or she is exposed to a particular foreign particle. उस foreign particle को हम एंटीजन कह सकते हैं, या उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज या लिम्फोसाइट्स का ट्रांसफर. ठीक है, यानी कि मेनली एडेप्टिव क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी ग्रेजुअली डेवलप इन अ पर्सन, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है बंदा, एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द फॉरेन पार्टिकल्स या इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, इट डेवलप्स इन द बॉडी. और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के मेजर 3 फंक्शंस क्या होते हैं. पहला फंक्शन वो नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो भी इन्वेडिंग जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल बाय दिस इम्यूनिटी. फाइन. देन उसके बाद ये जो इम्यून सेल्स हैं, दे विल रिस्पॉन्ड टू दिस फॉरेन पार्टिकल, और जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको हम इफेक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं. और इफेक्टर रिस्पॉन्स के दौरान लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स में, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स जो कि एक्चुअली इम्यून रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं, राइट. नाउ थर्ड फंक्शन इज दिस सेल्स आल्सो रिटेन द मेमोरी ऑफ दिस इन्फेक्शन, राइट. यानी कि फॉरेन इन्वेडर की जो जो मेमोरी है वो भी रिटेन रखते हैं, राइट. देन दिस इज कॉल्ड एज memory response. So three major functions of immune response, acquired immunity, are recognition, effector response and memory response. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल या नॉन सेल्फ पार्टिकल जो भी आ रहा है हमारी बॉडी में अगर इन्वेड करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स या बी सेल्स कहलाते हैं. तो इन टी सेल्स और बी सेल्स की दो फेज ऑफ मैच्योरेशन होती है. एक होती है एंटीजन इंडिपेंडेंट मैच्योरेशन, जो कि थाइमस या बोन मैरो में हो जाती है. इसके बाद जब ये टी या बी सेल्स फॉरेन पार्टिकल से एनकाउंटर होते हैं, यानी कि एंटीजन डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन होनी है, राइट. जब ये टी या बी सेल्स फॉरेन पार्टिकल से एनकाउंटर करते हैं, तब ये बदल जाते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स में, राइट. टीएच या टीसी सेल्स में टी लिम्फोसाइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोलिफरेट करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, और बी सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल्स. ये क्या है? ये दीज आर द इफेक्टर मॉलिक्यूल्स. T helper cells and T C cells, cytotoxic T cells, are the effector molecule in this type of immunity, and plasma cells are the B cells जो कि एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे होंगे, राइट. तो यानी कि अब ये पहले तो इफेक्टर सेल्स बन गए और साथ में क्या बने? मेमोरी सेल्स बन गए टू रिटेन द मेमोरी ऑफ दिस इन्फेक्शन. So this is how our adaptive immunity is working by recognition, effector response and memory response. अब अगर हम देखें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो पहली मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि ये एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी शो करता है. एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी मतलब when antibodies are raised against particular antigen, they are very specific to that antigen. यानी कि मम्प्स वायरस के अगेंस्ट की हुई एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर मम्प वायरस को ही न्यूट्रलाइज करेंगी, मीजल्स वायरस को नहीं करेंगी. दिस इज जस्ट लाइक अ लॉक एंड की मॉडल. एक ताले की एक चाबी होती है, राइट, उससे वही खुलता है. इसी तरह से ये एंटीबॉडीज अगर मम्प्स वायरस के लिए रेज हुई हैं, तो मम्प्स वायरस को ही न्यूट्रलाइज करेंगी. क्यों? क्योंकि इनकी जो एपिटोपिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स है बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स पर ये एंटीबॉडीज आकर बाइंड करती हैं. ठीक, तो ये हुई एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी. पर वायरल स्ट्रेन्स भी तो वैरी करते हैं. वायरस के या बैक्टीरिया के सरफेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो हर एक स्ट्रक्चर को हम एपिटोप कहते हैं, एंड दीज एपिटोपिक स्ट्रक्चर्स की वजह से
कई सारी तरह की एंटीबॉडीज बन सकती हैं। इसलिए एंटीबॉडीज की नंबर में डाइवर्सिटी होती है। कई तरह की एंटीबॉडीज एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में बन सकती हैं। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है डाइवर्सिटी। मिलियंस टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन सकती है। देन अभी हमने देखा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी कीप्स द मेमोरी ऑफ द प्रायर इन्फेक्शन इन फॉर्म ऑफ द मेमोरी सेल्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। ये एंटीबॉडीज आर रिकॉग्नाइजिंग द नॉन सेल्फ एज फॉरेन पार्टिकल, पर हमारे खुद के सेल्स भी तो हैं, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ एज फॉरेन, ओनली नॉन सेल्फ एज फॉरेन, राइट। तो रिकॉग्निशन की प्रॉपर्टी भी इस कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी? किस तरह से ये रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी में होते हैं? बॉडीज इम्यून सिस्टम, जो भी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज, या हम कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। कोई भी एंटीजन आया तो हमारी बॉडी इफेक्टिव रिस्पॉन्स शो करती है, और इफेक्टिव रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रेज हो जाते हैं। दिस रिस्पॉन्स, इफ इट इज द फर्स्ट एनकाउंटर विद एंटीजन, इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहली बार कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है, वो रिकग्नाइज होगा, फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इफेक्टर मॉलिक्यूल्स मीडिएटर्स बना रहे हैं और उससे एक्शन हो रहा है, राइट। तो दिस प्राइमरी, ये पहला रिस्पॉन्स हुआ प्राइमरी रिस्पॉन्स। देन इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं दैट आर वेरी स्पेसिफिक। नाउ व्हेनेवर दिस एंटीजन कम्स अगेन, दोबारा आता है, तो हमारे पास ऑलरेडी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है, इतना टाइम इस रिस्पॉन्स में नहीं लगने वाला, एंड दिस रिस्पॉन्स ऑन द सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन by the same antigen is called as secondary immune response। and चूंकि हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पहले से है, तो दिस रिस्पॉन्स विल बी रैपिड, ये जल्दी होगा। तो दीज आर द टू रिस्पॉन्सेज जो कि एक्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। नाउ सिंस देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स दैट आर बीइंग एक्टिवेटेड, दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी में, इसीलिए दो ब्रांचेस होती हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, दैट इज ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। हम देख लेते हैं ये दोनों चीज क्या है। यहाँ देखिए दो ब्रांचेस हैं, पहली ब्रांच है ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड दूसरी ब्रांच है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, मेट यानी पैरासाइट, फॉरेन प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर एंटर करता है, तो दो तरह के लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो सकते हैं, या तो बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, या फिर टी सेल्स, राइट। यदि बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, एंटीजन आके बाइंड किया इन एंटीबॉडीज पे जो कि बी सेल्स के सरफेस पर अटैच्ड है, नाउ दिस बी सेल गेट्स एक्टिवेटेड एंड डिफरेंशिएटेड, ये बदल जाता है किसमें? प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल क्या है? इट इज नथिंग एल्स बट अ बी सेल दैट इज सिक्रीटिंग एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज को बाइंड नहीं रखता, सिक्रीट कर देता है इन द ह्यूमर ऑफ अवर बॉडी। ह्यूमर मीन्स लिक्विड ऑफ अवर बॉडी, लिक्विड ऑफ अवर बॉडी इज ब्लड, right? So mediators of humoral immunity are present in humor. They are present in blood. That's why it is called as humoral immunity. यहाँ पे क्या हो रहा है? B cells यानी कि B lymphocytes are differentiating into plasma cells which are producing antibodies. Then the second branch is called as cell mediated immunity. Cell के द्वारा प्रदान की हुई immunity. अब यहाँ पर क्या होता है? T lymphocytes हैं। टी लिम्फोसाइट्स दो तरह के होते हैं, टी सी सेल्स और टी हेल्पर सेल्स। अब जब भी फॉरेन पार्टिकल से टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो टी सी जो है, जो हेल्पर सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होते हैं टू प्रोड्यूस सर्टेन साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस बनाते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स दो तरह के होते हैं, एक वो टी हेल्पर सेल्स जो बी सेल्स के प्रोलिफरेशन में या डिफरेंशिएशन में काम हेल्प करते हैं, एक वो टी हेल्पर सेल्स जो कि साइटोकाइन सिक्रीट कर रहे हैं फॉर द हेल्प ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो टी हेल्पर सेल का काम क्या है? इनका काम है हेल्प करना इन द डिफरेंशिएशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट एज वेल एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, राइट। इसलिए इनको टी हेल्पर सेल कहा। तो टी सी सेल क्या करेगा? एज द नेम इंडिकेट, नाम से ही पता चल रहा है, साइटोटॉक्सिक, ये सेल के लिए हानिकारक होगा। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं, ये they will be differentiated and proliferated and they will
किल द वायरस इन्फेक्टेड या एंटीजन इन्फेक्टेड सेल्स। जिस सेल में भी ये इन्फेक्शन हो रहा होगा ऑर्गेनिज्म का, उस सेल को मार देगा, किल कर देगा। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि T helper cells is mediating B cell differentiation and T cell differentiation. इसलिए these two branches are not, although they are different, but they are interconnected, interlinked. So humoral immunity or cell mediated immunity are interlinked. Now, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर हम देखें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, तो ये हम ब्रॉडली डिस्क्राइब या ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरह में, एक एक्टिव और एक पैसिव इम्यूनिटी। राइट, एक्टिव इम्यूनिटी में एक एक्टिव पैथोजन इन्वॉल्व होता है, और पैसिव इम्यूनिटी में मीडिएटर्स जो कि उस एक्टिव पैथोजन के कारण बन गए हैं बॉडी में, जैसे कि एंटीबॉडीज हैं। राइट, दीज एंटीबॉडीज या सेंसिटाइज टी सेल्स हैं, these are playing the role. right, नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से इसको समझते हैं। ये देखिए, एडेप्टिव इम्यूनिटी इज मेनली ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन कि वो नेचुरली एक्वायर्ड हुई है या आर्टिफिशियली एक्वायर्ड हुई है। नेचुरली मतलब विद द एक्सपोजर टू द पैथोजन, या नेचुरली विद द ट्रांसफर ऑफ पैसिव एंटीबॉडीज। और दूसरा होता है आर्टिफिशियली, जब हम बाहर से जानते हुए कोई भी एक्टिव पैथोजन या कोई भी एंटीबॉडीज किसी पर्सन को एडमिनिस्टर कर रहे हो, इंजेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अगर कोई एक्टिव पैथोजन, जैसे हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई भी डिजीज होता है, सिर्फ एग्जांपल हर किसी को चिकन पॉक्स जरूर होता है, तो चिकन पॉक्स होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। राइट, तो ये क्या हुआ, एक नेचुरल फिनोमिना हुआ जिसमें हमने एक्टिवली, यानी कि जिसमें हमने एक्टिव पैथोजन के साथ एनकाउंटर किया और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई। राइट, दूसरी है पैसिवली एक्वायर्ड नेचुरल इम्यूनिटी। राइट, अब इसमें पैसिव क्या है, इसमें पैसिवली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अगर मदर के अंदर, राइट, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज हैं, वो एंटीबॉडीज फीटस में, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके अंदर ट्रांसफर हो सकती है थ्रू प्लेसेंटा, या when the baby is born, when it is an infant, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ, then it feed on the breast milk, right, and this milk is having antibodies in the secretion, immunoglobulin A होती हैं। तो प्लेसेंटा के थ्रू या मदर्स मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज, यानी मीडिएटर ऑफ द एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर। यहाँ पे कोई एक्टिव पैथोजन ने बच्चे को इन्फेक्ट नहीं किया, पर इसके अंदर एंटीबॉडीज आ रही है थ्रू मदर, नेचुरली, आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरली आ रही है। So this is called as naturally acquired passive immunity. I hope these two examples and two categories are clear. Now we come to the artificially acquired adaptive immunity. Right? In this artificially acquired, artificially means हम बाहर से कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में करते हैं। जब भी मींस व्हेन बेबी इज बोर्न, उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, उस पर लिखा होता है ये इस टाइम पे इसको ये वैक्सीन लगनी है। तो व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट वैक्सीन, उस वैक्सीन में या तो एक्टिव पैथोजन प्रेजेंट है जो एक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है, और उसको एटेन्यूएट करा दिया गया है कि वो इन्फेक्शन तो कॉज नहीं करे, पर अगर बॉडी के अंदर जाए तो इम्यून रिस्पॉन्स जरूर इवोक कर दे। These type of organisms are called as live attenuated ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैक्सीनेशन के द्वारा हमारे अंदर एक लाइव ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किया जा रहा है, जो कि लाइव तो है पर पैथोजेनिक नहीं है। राइट, फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं हम, उसमें पोलियो की 3 स्ट्रेन्स यानी कि पोलियो वायरस को ही एनगल्फ कर रहे होते हैं, मतलब ओरली ले रहे होते हैं। या मीजल मम्प्स रूबेला की वैक्सीन है, इट इज आल्सो हैविंग द एंटीजेंस, इट इज आल्सो हैविंग द वायरसेस। अभी कोरोना की वैक्सीन है। राइट, आप देखेंगे कि यहाँ पे एंटीजेंस जो कि एटेन्यूएट कर दिए गए हैं पर इम्यूनोजेनिक है, वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नाउ पैसिव इम्यूनाइजेशन, यानी कि ऐसे भी वैक्सीन बनी है या ऐसे भी इंजेक्शन हैं जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में एंटीबॉडीज बनाई गई, प्यूरिफाई की गई और इंजेक्शन में डाल दी गई। इनसे अगर वैक्सीनेशन, इसका बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल है टेटनस का इंजेक्शन, एंटी टेटनस सीरम। जब भी किसी को चोट लगती है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हो सकता है क्लोस्ट्रिडियम टिटानी धूल के थ्रू उस वुंड पर बैठे और वहां पर एनारोबिक कंडीशंस में ग्रो करे और टेटनस का टॉक्सिन बनाकर टेटनस कॉज कर दे। तो हम कहते हैं कि भाई टेटनस का इंजेक्शन लगवा दो।
राइट। उस टेटनस के इंजेक्शन में एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं दैट आर बीइंग रेज्ड अगेंस्ट टेटनस टॉक्सिन। अब हमने क्या किया, वैक्सीन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्टेबल के थ्रू हमने एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सिन यानी कि प्री फॉर्म एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर दी, की है इंजेक्ट, नेचुरली नहीं हो रही है। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। So these are four different type of adaptive immunities on the basis of their natural and artificial nature, and that too on their active and passive mediators. Right now, हमने इस सब में पढ़ा कि antibodies are playing a major role in providing us immune response. So how these antibodies look like, कैसी दिखती हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। These antibodies are Y-shaped in their structure, Y shape की तरह होती हैं, and these are chemically glycoproteins. Glycoproteins means carbohydrate और प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन यानी कि एमिनो एसिड सीक्वेंसेस एक चेन में लगी होती है, और इन चेन को हम हेवी चेन या लाइट चेन कहते हैं। दीज आर द हेवी चेन, दो हेवी चेन होती है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में जो कि इसको एक वाई शेप देती है, और दो लाइट चेन होती है। हेवी और लाइट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, नथिंग एल्स। बट इन हेवी चेन्स और लाइट चेन्स में एमिनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द हेवी चेन, 5 तरह की हेवी चेन्स हो सकती हैं, इसीलिए 5 तरह की डिफरेंट एंटीबॉडीज हो सकती है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंड दिस लाइट चेन इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन इस बार के इधर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल रीजन बिकॉज दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पर एंटीजन आकर अटैच होता है, राइट। एंड डिफरेंट एंटीजन हैव डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर ऑन देयर सरफेसेस। यानी कि चाबी है, आप चाबी समझ सकते हो या ताला समझ सकते हो, जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के ऊपर बाइंड करेगा। तो यहाँ पे तो शेप डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये रीजन हमेशा वेरिएबल होता है एंटीबॉडी का, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेराटोप। पेराटोप इज द स्ट्रक्चर, इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीबॉडी जो कि एंटीजन के ऊपर बाइंड करता है, और एंटीजन के ऊपर जहां पर पेराटोप बाइंड कर देता है उसको हम एपिटोप कहते हैं। नाउ दिस पोर्शन इज द कांस्टेंट रीजन। यहाँ पर जिस भी टाइप की चेन है उसकी एमिनो एसिड सीक्वेंस आपकी कांस्टेंट रहेगी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ this heavy chain, there are 5 type of biologically active antibodies, और इनका नाम क्या है, IgG, immunoglobulin G, immunoglobulin E, immunoglobulin D, immunoglobulin M and immunoglobulin A। हम ये कहते हैं कि जो भी एमिनो एसिड सीक्वेंस है उसके बेसिस पर कन्वेंशनली नाम दे दिया गया है। यहाँ पे गामा टाइप की हेवी चेन है, यहाँ पर एप्सिलॉन टाइप की हेवी चेन है, यहाँ पर डेल्टा टाइप की हेवी चेन है। इन एंटीबॉडीज में म्यू टाइप की चेन्स है, एंड इसमें अल्फा टाइप की हेवी चेन है। दिस इज कन्वेंशनली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथमेटिकल सिंबल्स, राइट। और इनको कन्वेंशनली इस तरह का नाम दिया गया है, बट एक्चुअली क्या है, इनमें एमिनो एसिड की सीक्वेंसेस चेंज होती हैं, ठीक है। एंड दीज 3 एंटीबॉडीज G, E and D आर प्रेजेंट इन मोनोमेरिक फॉर्म, whereas IgM is present in pentameric form। 5 एंटीबॉडीज साथ में जुड़ी होती हैं by adjoining chain, and immunoglobulin A is present in dimeric form in the secretions। जहां भी secretions हो रही हैं, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में सिक्रीट हो रही हैं या मिल्क में सिक्रीट हो रही हैं, there it is present in dimeric form। अब हम बात करते हैं कि एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीबॉडीज कैसे हमें इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं। तो it is important to study what is the biological activity in which these antibodies are involved। तो यहाँ पर हम 3 तरह से एंटीबॉडीज का रोल देखेंगे। वन इज बाय न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स टू इनएक्टिवेट। तो कोई भी पैथोजन जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, ये एंटीबॉडीज ऑन इन्फेक्शन क्या करेंगी, कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आया तो these antibodies are active and these antibodies will bind to that antigen rendering it inactive। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वायरस को इस एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया, बाइंड कर लिया तो ये वायरस इज नॉट फ्री टू अटैच टू अ होस्ट सेल। और एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्फेक्शन कि वायरस सेल, वायरस पार्टिकल या बैक्टीरियल पार्टिकल
बैक्टीरियल सेल जब तक होस्ट सेल पर अटैच नहीं होगा, इन्फेक्शन का प्रोसेस आगे नहीं होगा। तो अटैचमेंट ही नहीं होगा तो फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या किया, एंटीबॉडी ने इन्फेक्टिंग वायरस को या टॉक्सिन को बाइंड कर लिया एंड इनएक्टिवेट कर दिया। So these antibodies are called as neutralizing antibodies. So first of the biological activity of the antibody is by neutralization. Second is by complement recruitment by antibodies. एक और प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्स। एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की एक खास बात ये होती है कि हमेशा ना तो एंटीजन पे बाइंड करते हैं अकेले, ना ही एंटीबॉडी पे बाइंड करते, दे बाइंड ओनली टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंड व्हेन इट बाइंड टू द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लीमेंट एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट पाथवे कहते हैं। And this pathway is only triggered when complement bind to antigen antibody complex. ये तभी होता है जब ये complements antigen antibody complex पर bind करें, right? और ultimately last reaction मतलब last step क्या होती है? It is the last step of this complement pathway is destruction of the pathogen or infected cells, right? तो एंटीबॉडीज कहाँ हेल्प कर रही है? कॉम्प्लीमेंट पाथवे के एक्टिवेशन में भी हेल्प करती है, इसलिए हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव इन कॉम्प्लीमेंट रिक्रूटमेंट, in the recruitment of complements, right? Third, the process is called as opsonization. The biological activity in which antibodies are also involved is called as opsonization. हमने पहले देखा है कि phagocytic cells की our body has one type of cells जो कि foreign particle को engulf कर लेते हैं और उनको फिर degrade या destroy कर देते हैं. These cells are called as phagocytic cells. Now, these phagocytic cells identify the bacteria on the basis of certain receptors. बट समटाइम क्या होता है कि बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि रिसेप्टर्स फेगोसाइटिक सेल्स जो है पहचान नहीं पाता। देन क्या होगा, इन पैथोजेंस पे आकर एंटीबॉडीज अटैच होंगी एंड एंटीबॉडीज के ये जो एफसी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए भी फेगोसाइटिक सेल्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं रिकग्नाइज करने के, रिसेप्टर्स जो कि एफसी रिसेप्टर्स कहलाते हैं। नाउ व्हेन दीज एंटीबॉडीज बाइंड टू द पैथोजन, now they are ready to be eaten by these phagocytic cells, and this process in which phagocytic cells take help of another mediators is called as opsonization, and these antibodies are called as opsonizing antibodies or opsonins. So phagocytes grab the antibodies bound to the surface of foreign substance for efficient phagocytosis. The process is called as opsonization. Opsonin dependent phagocytosis is called as opsonization, in which antibodies help as opsonins, right? So these are the biological activity of antibodies, and this complete कि कैसे acquired immunity हमें immune response evoke करने में या हमारी जो biological activity of antibodies है उसको पूरा करने में help करती है। Thank you.